हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी वेशातो। तो संहिता अध्ययन 3 के अंतर्गत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके संहिता अध्ययन है, ठीक है, उसका अपन यहाँ पे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस वो यहाँ पे अपन देख रहे थे। और चिकित्सीय स्थान का जो 5th चैप्टर है वो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं तो आज का क्लास। तो 5th चैप्टर का नाम है गुल्म, ठीक है। गुल्म चिकित्सा अध्ययन, पेनफुल लम्ब को गुल्म कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले गुल्म की निरुक्ति बताया गया। तो गुल्म की निरुक्ति है गुड़ वेस्टेन धातु में मक प्रत्यय लगाने पर गुल्म शब्द बना है। तो गुड़ वेस्टेन धातु में मक प्रत्यय लगाने पर क्या है, गुल्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है वायु का पिंड रूप में बनना। तो जिसका अर्थ क्या है, वायु का पिंड रूप में बनना, अर्थात वायु का पिंड रूप में बनना अथवा गांठ जैसा प्रतीत होने को ही गुल्म रोग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो वायु का पिंड रूप में बनना अथवा गांठ जैसे प्रतीत होने को ही गुल्म रोग की संज्ञा प्रदान की गई है। गुल्म के स्थान के विषय में बात कर लेते हैं। तो गुल्म के स्थान है हृदय, नाभि, वस्ती, दोनों पार्श्व और उदर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है, MCQ पूछा जाएगा। तो गुल्म के स्थान कौन से हैं, तो हृदय, नाभि, वस्ती, दोनों पार्श्व और उदर। निदान के विषय में बात कर लेते हैं। तो निदान में यहाँ पे बताया गया है गुल्म का निदान कि मल, पित्त तथा कफ का अधिक मात्रा में निकलने के कारण शरीर में अत्यधिक पीड़ा से, ठीक है। तो क्या है, मल, पित्त तथा कफ का अत्यधिक मात्रा में निकलने के कारण शरीर में अत्यधिक पीड़ा से, मलमूत्र के वेग को रोकने से, बाह्य आघात से, शारीरिक क्रियाओं के विषम रूप से करने से, तो शरीर क्रियाओं का विषम रूप से करने से, अत्यधिक रुक्षाहार का सेवन करने से व शोक करने से, ये सभी क्या आपके गुल्म के निदान है। जिस शारीरिक क्रियाओं का विषम रूप से करने से, अत्यधिक रुक्ष आहार को सेवन करने से और शोक करने से, ये सभी गुल्म के निदान है। संप्राप्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो ये सभी जो निदान है, कॉजेस हैं, इनका अगर आप प्रयोग कर रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो इनके कारण क्या होगा, त्रिदोष प्रकोपित होगा। और त्रिदोष में भी विशेष रूप से वात प्रकोपित होगा, ठीक है। तो त्रिदोष में भी विशेषता वात प्रकोपित होगा। और प्रकोपित जो दोष है वो क्या है, मार्ग को अवरुद्ध करके अमाशय तथा पक्वाशय में आश्रित होकर क्या करेगा, हृदय, नाभि, वस्ती, पार्श्व तथा उदर में शूल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, हृदय, नाभि, वस्ती, पार्श्व तथा उदर में शूल उत्पन्न करते हैं। और प्रकोपित वायु का पिंड रूप में बनना, ये क्या कहलाता है, आपका गुल्म कहलाता है। तो प्रकोपित वायु जो है पिंड रूप में बनना, ये क्या कहलाता है, गुल्म कहलाता है। संप्राप्ति घटक के विषय में बात करें तो दोष में कौन सा दोष है, तो त्रिदोष है, वात प्रधान। दुष्य में निराश्रय है। अधिष्ठान में हृदय, नाभि, वस्ती तथा पार्श्व है। तो अधिष्ठान में हृदय, नाभि, वस्ती और पार्श्व है। स्रोतस में अमाशय व पक्वाशय है, ठीक है, महास्रोतस जिसको बोलते हैं, तो अमाशय और पक्वाशय। तो ये संप्राप्ति घटक है गुल्म के, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्व रूप में क्या क्या देखने को मिलता है गुल्म के, तो गुल्म के पूर्व रूप के अंतर्गत यहाँ पे बताया गया है कि अन्न के खाने की इच्छा का नहीं होना, ठीक है, भोजन खाने की इच्छा नहीं होती है, भोजन का सही से डाइजेशन नहीं होना, तो भोजन का सही से पाचन नहीं होना, भोजन का सही से न पचना, उद्गार यानी कि डकार आना, शरीर में दुर्बलता एवं वेदना होना, तो शरीर जो है उसमें वीकनेस, दुर्बलता और वेदना होती है। मलमूत्र का कम मात्रा में आना, तो जो मलमूत्र है वो कम मात्रा में आती है। ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर गुल्म के 5 भेद बताए गए। कौन से वो 5 भेद है गुल्म के, तो पहला है वातज, फिर है पित्तज, फिर है कफज, फिर है सन्निपातज और उसके बाद में है रक्तज। तो गुल्म के 5 भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वातज गुल्म के लक्षण के विषय में। तो वातज गुल्म का लक्षण है कि किसी भी स्थान पर उत्पन्न, जैसे कि हृदय, नाभि, वस्ती, इनमें जो है ये उत्पन्न हो सकता है। तो वातज जो गुल्म है वो किसी भी स्थान पर उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हृदय, नाभि, वस्ती, इन पे। तथा विभिन्न आकृति का होना, ये विभिन्न आकृति की होती है और कभी वेदना होता है तो कभी वेदना नहीं होता है, ठीक है। तो कभी वेदना होगी तो कभी नहीं होगी, तो ये वातज गुल्म का लक्षण है। फिर है पित्तज गुल्म। तो पित्तज गुल्म के क्या लक्षण है, तो पित्तज गुल्म में ज्वर का आना, ठीक है, फीवर आता है, प्यास का अधिक आना, दह तथा वेदना का होना, वेदना युक्त होना, ये पित्तज गुल्म का लक्षण है। तो ज्वर का आना, प्यास का अधिक आना, दह एवं वेदना युक्त होना, यह पित्तज गुल्म का लक्षण है। फिर है कफज गुल्म। तो कफज गुल्म के क्या लक्षण है, तो कफज गुल्म का लक्षण है शीत लगकर ज्वर का आना, तो शीत लगकर ज्वर का आना, ये कफज गुल्म का लक्षण है।
शरीर का शीतल होना व अल्प वेदना युक्त होना। तो शरीर का शीतल होना व अल्प वेदना युक्त होना, ये क्या है आपका कफज गुल्म का लक्षण के अंतर्गत आता है। फिर है सन्निपातज गुल्म। तो सन्निपातज गुल्म में क्या होगा, तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण दिखाई देंगे। तो सन्निपातज गुल्म में क्या है, तीनों दोषों के मिले हुए लक्षण दिखाई देंगे। फिर नेक्स्ट है रक्तज गुल्म। तो रक्तज गुल्म के क्या लक्षण है, तो रक्तज गुल्म में कभी स्पंदन होना तो कभी नहीं होना, ठीक है, कभी स्पंदन होगा, ठीक है, तो कभी नहीं होगा, धीरे धीरे वृद्धि होती है उसकी, स्लो स्लो ग्रोथ करते हैं, अनिश्चित होता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर इसका ग्रोथ होगा, अनिश्चित होता है ये, ठीक है। कभी पेन होगा यानी कि वेदना होगा तो कभी नहीं होगा। तो ये रक्तज गुल्म के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होता है। क्या होता है, केवल स्त्रियों में होता है। जब गर्भाशय में आर्तव का स्त्राव रुक जाता है तब इसकी उत्पत्ति होती है। तो जब क्या है, गर्भाशय में आर्तव का स्त्राव रुक जाता है तब जो है रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पुरुषों में नहीं होता, ओनली स्त्रियों में होता है। रक्तज गुल्म का लक्षण गर्भ के लक्षण के समान होता है। तो ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि रक्तज गुल्म के लक्षण किसके समान होते हैं, तो गर्भ के लक्षण के समान होते हैं। नेक्स्ट है साध्यता। साध्यता में बताया गया है कि एक दोषज जो होगा, ठीक है, जैसे वातज पित्तज कफज, ये एक दोषज है, ये साध्य होंगे। सन्निपातज जो होगा वो असाध्य की श्रेणी में आएगा। तो एक दोषज जो होगा वातज पित्तज कफज, ये साध्य होगा। सन्निपातज जो होगा वो असाध्य की श्रेणी में आएगा। फिर नेक्स्ट है गुल्म की चिकित्सा। गुल्म की चिकित्सा बताया गया, दोष अनुसार चिकित्सा देख लेते हैं। जैसे कि वातज गुल्म की चिकित्सा क्या है, तो वातज गुल्म की चिकित्सा है स्नेह स्वेदो सर्पीवस्ती। स्नेह स्वेद सर्पीवस्ती, यानी कि सर्वप्रथम स्नेहन और स्वेदन कराते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम क्या है, स्नेहन और स्वेदन कराते हैं। इसके बाद में अगर नाभि के ऊपरी भाग में गुल्म है तो स्नेहपान कराते हैं, और नाभि के नीचे में यानी कि पकवासे में है गुल्म, ठीक है, तो वस्ती कराते हैं। वातज गुल्म में अगर कफ का प्रकोप होता है तो वमन कराते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि वातज गुल्म में कफ का प्रकोप है तो वमन कराएंगे। वातज गुल्म में पित्त का प्रकोप है तो विरेचन कराएंगे। वातज गुल्म में रक्त का प्रकोप है तो रक्तमोक्षण कराएंगे। फिर पित्तज गुल्म की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो पित्तज गुल्म की चिकित्सा है सतिक्त क्षीरवस्ती भी, यानी कि पित्तज गुल्म में पित्तनाशक द्रव्य से सिद्ध घृत का पान करा करके मृदु विरेचन कराते हैं। घृत यानी कि तिल व घृत का प्रयोग करेंगे। विरेचन के पश्चात जांगम पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन कराते हैं। तो विरेचन के पश्चात जांगम पशु पक्षियों के मांस रस का सेवन कराते हैं। क्षीरवस्ती का प्रयोग करते हैं। पके हुए गुल्म में शस्त्रकर्म का प्रयोग भी करते हैं। तो पके हुए जो गुल्म है उसमें शस्त्रकर्म का प्रयोग भी करते हैं। फिर कफज गुल्म की चिकित्सा के विषय में बात करते हैं। तो कफज गुल्म की चिकित्सा है क्षार अरिष्ट कर्म भी, ठीक है। तो क्षार अरिष्ट कर्म भी यानी कि सर्वप्रथम लंघन कराएंगे, फिर क्षार का प्रयोग करेंगे, अरिष्ट का प्रयोग करेंगे और अग्निकर्म कराएंगे। तो ये क्या है, कफज गुल्म की चिकित्सा है। नेक्स्ट है आपका सन्निपातज गुल्म। तो सन्निपातज गुल्म में चिकित्सा बताया गया है कि वातज पित्तज कफज में जो चिकित्सा बताई गई है वही मिलाकर करते हैं, ठीक है। तो वातज पित्तज कफज में जो चिकित्सा बताई गई है वही मिलाकर करते हैं। ये सन्निपातज गुल्म की चिकित्सा है। फिर नेक्स्ट है रक्तज गुल्म। तो रक्तज गुल्म की चिकित्सा क्या बताया गया, तो रक्तज गुल्म की चिकित्सा बताया गया कि रक्तज गुल्म में गर्भकाल अर्थात 10 माह बीत जाने के पश्चात चिकित्सा करते हैं। तो रक्तज गुल्म की जो चिकित्सा है वो 10 माह बीत जाने के पश्चात करते हैं। पलाश क्षार तिल तेल मिश्रित स्नेह का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, पलाश क्षार तिल तेल मिश्रित स्नेह का प्रयोग करेंगे। यव क्षार को 10 मूलक्वाथ में मिलाकर उत्तर वस्ती देते हैं। तो यव क्षार को 10 मूलक्वाथ में मिलाकर उत्तर वस्ती देते हैं। भेदन यानी कि शस्त्र कर्म करते हैं। सभी प्रकार के गुल्म में वस्ती जो है सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। तो सभी प्रकार के गुल्मों में वस्ती जो है सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। योग के विषय में बात करें तो चूर्ण में आपका कौन से योग प्रयोग करते हैं, तो साट्य आदि चूर्ण हिंगवादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो योग में साट्य आदि चूर्ण हिंगवादि चूर्ण का प्रयोग करेंगे। घृत में त्रयोषाणी आदि घृत, पिपल्या आदि घृत, वासा घृत, शीर्षटपल घृत, इनका प्रयोग करेंगे। तो घृत में त्रयोषणादि घृत, पिपल्यादि घृत, वासा घृत व शीर्षटपल घृत का प्रयोग करेंगे। पथ्य में अपन जो है मांस रस साग साठी यवागु का प्रयोग करेंगे। तो पथ्य में मांस रस साग साठी यवागु का प्रयोग करेंगे। फिर रक्तज गुल्म के विषय में बताया गया है, इसको अलग से सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रक्तज गुल्म के बारे में बताइए करके 5 मार्क में, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति याद रखना कि रक्तज गुल्म केवल स्त्रियों में होते हैं। जब गर्भाशय में आर्तव का स्त्रावण रुक जाता है तब रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है।
तो जब क्या है गर्भाशय में आर्तव का स्त्राव रुक जाता है तब रक्तज गुल्म की उत्पत्ति होती है। रक्तज गुल्म का निदान बताया गया है कि परतंत्र एवं शिक्षित न होने के कारण, तो परतंत्र व शिक्षित न होने के कारण, मलमूत्र के वेग को रोकने के कारण, ऋतुकाल में वात प्रकोपजन्य आहार का सेवन करने के कारण, तो ऋतुकाल में वात प्रकोपजन्य आहार का सेवन करने के कारण, योनि व्यापद रोग से ग्रसित होने के कारण, इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है आपका रक्तज गुल्म उत्पन्न होता है। तो इन निदानों का सेवन करने की वजह से वायु प्रकोपित होकर के कुपित वायु स्त्री के गर्भाशय में रक्त को रोक देती है, जिससे स्त्रियों को जो मासिक स्त्राव है वो नहीं हो पाता। इस प्रकार गर्भाशय में एकत्र हुआ रक्त ग्रंथिबद्ध होकर रक्तज गुल्म की उत्पत्ति करता है तथा धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। तो ये रक्तज गुल्म में बताया गया। इसका लक्षण हमने देखा है, ठीक है, पूर्ववत है और चिकित्सा भी पूर्ववत बताया गया। ठीक, जो हमने ऊपर में देखा है वही चिकित्सा है इसकी। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।